हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे लेंस लॉ। तो पढ़ेंगे हम लेंस लॉ क्या होता है, उसको ठीक से समझेंगे और बाद में लेंस लॉ के बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, क्योंकि एग्जांपल के बिना लेंस लॉ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए लेंस लॉ पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पीछे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसका नाम था फैराडेज लॉ। सही है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे हमने, कॉइल, मैग्नेट और कॉइल थे। सही है, तो उसमें हमने एक पढ़ा था कंसेप्ट कि E इज इक्वल टू d∅dt। इसका मतलब क्या, E क्या था, किसी कॉइल के अंदर या क्लोज्ड सर्किट के अंदर इंड्यूस हुआ EMF। E इज इंड्यूस्ड EMF। और हाँ, इंड्यूस्ड EMF की वजह से क्या इंड्यूस होगा, वो करंट भी इंड्यूस होगा, क्योंकि EMF इज द सोर्स ऑफ करंट। सही है, EMF की वजह से करंट इंड्यूस होता है। ये क्या था, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सही है, तो फैराडे ने बोला था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज़्यादा आपका क्या प्रोड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा किसी कॉइल में या क्लोज सर्किट के अंदर। और इंड्यूस अगर EMF ज़्यादा हुआ तो करंट भी क्या होगा, आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सही है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt का। इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इस लॉ को हमने बाद में लास्ट में ऐसा लिखा था, -d∅dt। ये जो है ना, E इज इक्वल टू -d∅dt। फैराडे के लॉ के आगे उसने सिर्फ क्या कर दिया है, माइनस साइन लगा दिया है, तो ये बन जाता है लेंस लॉ। ठीक है, ये कैसे बनता है, लेंस ने क्या कहा, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ढंग से समझना है इफेक्ट क्या है। इफेक्ट इज इंड्यूस्ड EMF, और इंड्यूस्ड EMF का कॉज क्या है, तो कॉज है EMF इंड्यूस होने का मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये पहले क्लियर कर लेना है आपको। सही है, इसके लिए देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से है ना EMF या करंट इंड्यूस नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट द रीजन। कॉज क्या है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज भी होना होगा। सही है, क्योंकि और एक रीजन हमने पढ़ा था, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। जब कॉइल एंड मैग्नेट विल हैव रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन होने की वजह से क्या होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, आपके कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हो जाता है, EMF, और उसके बाद में करंट भी इंड्यूस हो जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स रीजन नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना। जितना जल्दी चेंज होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, जितना फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा, क्या रेट ऑफ चेंज जितना ज़्यादा होगा, उतना आपका ज़्यादा EMF और उतना ज़्यादा आपका करंट इंड्यूस होगा। तो ये था फैराडे का लॉ। फैराडे का लॉ जो लॉ है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया था किसने, लेंस ने। और ये जो लेंस लॉ है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बहुत सारी चीज़ें समझने में। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये फैराडे लॉ आपको याद होगा। सही है, तो अभी हम देखते हैं लेंस लॉ। चलिए, तो दोस्तों लेंस लॉ है क्या, तो लेंस लॉ जो है वो सबसे पहले क्या है कि वो हमको डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड करंट के बारे में। सही है, जो फैराडे का लॉ था वो क्वांटिटेटिव था। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, वो सिर्फ बताता था कि फ्लक्स चेंज हुआ तो EMF या करंट इंड्यूस हो जाएगा, फ्लक्स चेंज इंड्यूस्ड EMF। सही है, लेकिन लेंस लॉ जो है वो आपको बताएगा कि जो EMF इंड्यूस हुआ है या फिर जो कॉइल में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने वाला है, उस कॉइल में जो करंट फ्लो होगा, इंड्यूस्ड करंट, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो बताने का काम किसने किया, लेंस ने किया। ठीक है, तो उसके नाम के आगे लॉ लगा दो, लेंस लॉ बन जाता है। तो उसने बोला क्या, उसने ये बोला कि डायरेक्शन ऑफ induced EMF
or current is such that it opposes the change in magnetic flux which produces it। चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसका मीनिंग समझ लो आप। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन कैसे होगा? वो डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो अपोज करेगा। वो क्या करेगा? अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूसेस इट। इसका मतलब ढंग से समझ लो, करंट का या ईएमएफ इंड्यूस होने का रीजन कौन है? करंट का या ईएमएफ का इंड्यूस होने का रीजन कौन है? अब भी हमने पढ़ा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर फ्लक्स में चेंज होता है तो कॉइल में ईएमएफ करंट इंड्यूस होता है, दोनों चीजें इंड्यूस होती है। लेकिन वो इंड्यूस होने के बाद या फिर प्रोड्यूस होने के बाद जब कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा तो करंट इस तरह से एक्ट करेगा कि वो करंट अब क्या करने लग जाएगा? जो चेंज है फ्लक्स का, उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने लग जाएगा। सही है? तो इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, इफेक्ट अपोजेस कॉज। ठीक है, इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया, लेकिन वो जो इफेक्ट है वो अपोज कर रहा है। इफेक्ट क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। किसको? कॉज को। कॉज कौन है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज द कॉज। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो कॉइल में करंट इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन जो कॉइल में करंट इंड्यूस होता है वो अभी इसको अपोज करने लग जाता है। ठीक है, जिसने उसको बनाया उसी को अपोज कर रहा है। सही है? मतलब बेटा बाप को जैसे बोलते हैं हम। सही है? आगे नहीं बोल सकते। तो ये जो है करंट को प्रोड्यूस करने वाला कौन था? ये बेचारा। लेकिन करंट क्या कर रहा? उसको ही अपोज कर रहा। जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसी को वापस अपोज कर रहा, जिसने उसको जन्म दिया उसी पे। सही है? उसी को अपोज करने लग गया। तो ये है आपका लेंज लॉ। ठीक है, तो लेंज लॉ क्या करेंगे? एकदम अगर आसानी से आपको लिखना हो तो यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट अपोजेस द cause which produces it। the cause which produces it मतलब जो भी डायरेक्शन होगा ईएमएफ का और करंट का, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का, वो क्या होगा? अपोज होगा। किसके अपोजिट होगा? उसके कॉज के अपोजिट होगा। सही है? उसके कॉज के अपोजिट। तो ये जो था E इज इक्वल टू d∅dt, ये था आपका फैराडे का लॉ। लेंज ने क्या किया? उसके सामने बस माइनस लगा दिया। माइनस लगाने की वजह से क्या हो जाता है? हम बोलते हैं कि ईएमएफ और करंट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोज करेगा। कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट क्या कर देगा? फ्लक्स के चेंज को अपोज कर देगा। तो फ्लक्स का चेंज क्या हो सकता है? तो पहली बात समझ लो, फ्लक्स जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। सही है? तो फ्लक्स या तो इंक्रीज हो सकता है, फ्लक्स या तो डिक्रीज हो सकता है। इसका मतलब क्या है? जो ईएमएफ या जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा? फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करेगा। जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तब उस जो इंक्रीज इन फ्लक्स है उसको अपोज करेगा। मतलब क्या करेगा? करंट ऐसा बहेगा कॉइल में से कि वो फ्लक्स को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। इसका उल्टा होगा, जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो करंट ऐसा एक्ट करेगा कि फ्लक्स क्या हो जाए? फ्लक्स इस केस में इंक्रीज हो जाए। सही है? तो हमेशा फ्लक्स को अपोजिशन नहीं है। एक बात और समझ लो, नो अपोजिशन टू फ्लक्स, नो अपोजिशन टू मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज नहीं कर रहे हो, वो अपोज कर रहे हैं बट टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको अपोज कर रहे हैं। सही है? द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट अपोज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज नहीं करते, वो किसको अपोज करते हैं? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किसको अपोज करते हैं? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सही है? मान लो कोई कॉइल है,
सही है। इसके पास में अगर हम नॉर्थ पोल ला रहे हैं, ये साउथ है, मान लो ये नॉर्थ पोल बहुत करीब आ गया, यहाँ पे आ गया नॉर्थ पोल, तो अभी क्या इसके अंदर फ्लक्स नहीं है, सॉरी, ये नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल की वजह से जो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो क्या इसमें से पास नहीं हो रही है, ऐसे पास हो रही है। इसका मतलब इस कॉइल के अंदर फ्लक्स नहीं है क्या, तो कॉइल के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्स है अभी। लेकिन ये जो मैग्नेट है ना, ये स्टेशनरी है। अगर मैग्नेट स्टेशनरी है तो इसके अंदर फ्लक्स है, लेकिन वो फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट है। और अगर जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा ना तो करंट कितना होगा मालूम है इसमें से, 0। सही है, हमने पढ़ा था अगर रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाता है, दोनों स्टेशनरी हो जाते हैं, तो इसके अंदर का करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपको कॉइल के अंदर करंट चाहिए तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन चाहिए। सही है, तो अभी इस कॉइल में से फ्लक्स नहीं जा रहा है क्या, तो फ्लक्स जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर का करंट कितना है, करंट 0 है। तो करंट जो है ना इस कॉइल के अंदर का, वो प्रोड्यूस नहीं होगा जब आपका क्या होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो फ्लक्स चेंज होगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, फ्लक्स को नहीं, फ्लक्स के चेंज को। सही है, तो ये है हमारा लेंज लॉ। सही है, तो बस लेंज लॉ के बारे में आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है। लेंज लॉ के बारे में आपको इससे ज़्यादा लिखने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सही है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लेंज लॉ पढ़ने का कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है, हाँ इसका नोटेशन पहले समझ लो। ये जो है आपने 11th में ऐसे भी पढ़ा होगा, ये है आउटवर्ड डायरेक्शन। सही है, मैग्नेटिक अगर कोई डायरेक्शन हमको बताना है, देखो इधर इधर ऊपर और नीचे हम बता सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पे। लेकिन कोई डायरेक्शन अगर ऐसे आ रहा है या पेपर के अंदर जा रहा है तो हम बता नहीं सकते, तो बताने के लिए सिंबल हमने रखे हैं। ऐसा अगर रहा तो मान लो कोई डायरेक्शन जो है ऐसे बाहर है, आउटवर्ड। अगर ऐसे रहा तो क्या है, डायरेक्शन इनवर्ड है। सही है, और इनको समझने के लिए आपको एक लॉ मालूम होना चाहिए जो हमने मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा है। क्या, बहुत सिंपल है। मान लो कोई कंडक्टर है, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं उसको। कोई कंडक्टर आपके हाथ में है और जो थंब है आपका, वो थंब अगर आपको करंट का डायरेक्शन बताता है तो कर्ल्ड फिंगर्स आपको क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही है, और उल्टा भी हो सकता है, अगर थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड बताएगा तो कर्ल्ड फिंगर्स आपको क्या बताएंगे, कॉइल के अंदर जाने वाला करंट। तो देखो क्या है थंब रूल, अगर कंडक्टर स्ट्रेट है तो थंब बताएंगा करंट की डायरेक्शन और कर्ल्ड फिंगर्स बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर कंडक्टर कॉइल के फॉर्म में है तो कर्ल्ड फिंगर्स अभी क्या बताने लग जाएंगे, करंट का डायरेक्शन, और थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सही है, डिपेंड करता है कि करंट कैसा है, वो बात हमेशा ध्यान में रखना। कौन सा, राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। ठीक, तो अभी इसको देखो, यहाँ पे जो है फील्ड क्या है आपकी, इनवर्ड। सही है, फील्ड जो है अंदर के साइड। तो फील्ड क्या हो रही है, बोल रहे हैं इंक्रीज हो रही है। तो अगर फील्ड इंक्रीज हो रही है, अगर फील्ड इंक्रीज होना मतलब फील्ड का चेंज होना, फील्ड का चेंज हो रहा है तो अपने आप क्या चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है। फील्ड बढ़ती है ना तो फ्लक्स बढ़ता है, फील्ड कम होती है तो फ्लक्स कम होता है। क्यों, हमको फ्लक्स का फॉर्मूला मालूम है, B into A, where B is magnetic field and A is area of the coil। तो ये कॉइल रखी है हमने, हमको करना क्या है, इस कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा ना उसका डायरेक्शन बताना है, कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होना, वही हमको ढूंढना है। बस हर एक केस में करंट का डायरेक्शन ढूंढना है बस। तो देखना, फील्ड बढ़ती है तो फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स भी क्या होगा आपका, फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा मतलब ये कॉज हो गया। अभी किसका कॉज हो गया, फ्लक्स का चेंज मतलब इंड्यूस्ड करंट का कॉज। तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। अभी लेंज लॉ क्या बोलता है, करंट ऐसे इंड्यूस होगा जो इस फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करेगा। मतलब फ्लक्स को क्या करने का ट्राई करेगा, फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। अभी फ्लक्स को डिक्रीज कैसे करेगा, तो फील्ड को डिक्रीज करके। फ्लक्स को डिक्रीज कैसे करेगा, तो फील्ड को डिक्रीज करके। फील्ड को डिक्रीज कैसे करेंगे हम, तो फील्ड का जो डायरेक्शन है आपका अंदर जा रहा है, तो अंदर जाने वाले फील्ड को हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो एक करंट ने ऐसी फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए। देखो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है,
अगर किसी कॉइल के अंदर करंट पास हो रहा है तो उस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक है। उसी को तो हमने चैप्टर का नाम दिया था, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी करंट से हम किसी कंडक्टर से हम करंट पास कर दे तो उस कंडक्टर के अराउंड क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसके अंदर अगर करंट इंड्यूस होगा तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, वो करंट का जो फ्लो है वो भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो वो कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी डायरेक्शन अंदर के साइड है और वो फील्ड बढ़ रही है, तो इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसने ऐसी फील्ड प्रोड्यूस करनी चाहिए कि ये बढ़ने वाली फील्ड को अपोज करे। अब ये बढ़ने वाली फील्ड को अपोज कैसे करेगा, तो ऐसी फील्ड बना के, ऐसी फील्ड बनाएगा तो ये डायरेक्शन जो है आउटवर्ड बननी चाहिए। करंट की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड बननी चाहिए, क्योंकि उसको अपोज करना है। तो देखो करंट कैसा फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज, तभी फील्ड आउटवर्ड। तो इनवर्ड फील्ड को आउटवर्ड फील्ड क्या करती है, अपोज। तो अपोज करने के लिए हमको इसमें करंट कैसा फ्लो करना पड़ेगा, हमको इसमें करंट फ्लो करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही है, करना पड़ेगा मतलब वैसा फ्लो होता है। किसने बोला है वैसा, लेंज लॉ बोलता है। सही है, अगर इसमें नहीं समझ में आया तो इसमें समझ में आएगा। सही है, अभी देखो ये क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन है आउटवर्ड, ठीक है, और आउटवर्ड फील्ड जो है वो बढ़ रही है। फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कॉज बन गया किसके लिए, इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होने के लिए। अभी करंट के अंदर, कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो लेंज लॉ बताता है कि फ्लक्स को अपोज करेगा, फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, सॉरी फ्लक्स के चेंज को। तो फ्लक्स का चेंज क्या है, यहाँ पे फ्लक्स जो है ना वो बढ़ रहा है तो उसको अपोज करना है। फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ रहा है उसको हमें अपोज करना है। तो फ्लक्स कम करना है हमको, मतलब उस कॉइल को ही। तो फ्लक्स कैसे कम करेगी ये कॉइल, फील्ड कम करके। फील्ड कैसे कम होगी, अपोजिंग फील्ड बना के। सही है, तो अभी जो फील्ड है ना वो आउटवर्ड है, फील्ड क्या है आपकी, ये आउटवर्ड है जो बढ़ रही है। अभी कॉइल क्या करेगी, इस बढ़ने वाली फील्ड को अपोज करने के लिए ऐसा करंट बनाएगी कि वो अंदर वाली फील्ड बना देगा। तो अंदर वाली फील्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट कैसा फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। कैसा फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से करंट कैसा फ्लो होगा, यहाँ से करंट आपका फ्लो होगा क्लॉकवाइज। कैसा फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। उम्मीद करता हूँ दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि करंट का डायरेक्शन हम कैसे ढूंढते हैं। सही है, अब ये जो है क्या होगा, एक कंडक्टर लिया है, कंडक्टर में से हमने करंट पास कर दिया है और इधर के साइड हमने कॉइल रखा है। सही है, तो हमको इस कॉइल में जो करंट फ्लो होगा ना उसका डायरेक्शन पता करना है। और एक काम करते हैं, इधर का भी पता कर लेंगे, चलो ठीक है, ढंग से लेंज लॉ हमको समझना है। तो देखना वही राइट हैंड थंब रूल, कंडक्टर स्ट्रेट है तो थंब क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो मैं ये रखता हूँ, करंट की डायरेक्शन है ऊपर, तो देखो कर्ल फिंगर्स, जब कर्ल फिंगर्स इधर के साइड आओगी तो क्या हो रही है, बाहर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो इधर जो फील्ड बनेगी, इधर फील्ड कैसे बनेगी आपकी, इस जो मेन फील्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा, ये कंडक्टर बनाएगा अभी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन है आउटवर्ड। यहाँ पे मैं आउटवर्ड ड्रॉ कर दूँ, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ जाओ वापस, ये करंट है, ठीक है, ये कर्ल फिंगर्स इधर के साइड जब जाएंगे तो कर्ल फिंगर्स अंदर के साइड जाती है। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी वाली, अंदर वाली। सही है, ठीक है, बन गया। तो अभी हमें इन दोनों कॉइल के अंदर जाने वाला जो करंट है ना, जो फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन ढूंढनी है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है करंट इंक्रीज, अगर करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट बढ़ेगा तो ये जो आउटवर्ड इधर का साइड है पहले, तो ये जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो उसको कम करने के लिए ये कॉइल क्या करेगा, एक ऐसी फील्ड बनाएगा जो इस आउटर फील्ड को अपोज करेगी। अभी देखो ऊपर के इसमें देखा है हमने, आउटवर्ड फील्ड बढ़ रही थी तो उसको अपोज करने के लिए इसको इधर कॉइल को क्या बनाना पड़ेगा, कॉइल इनवर्ड फील्ड बनाएगा। इनवर्ड फील्ड कैसे बनाएगा, तो ऐसे ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएंगे तो क्लॉकवाइज, ये ऊपर की तरह ही हो गया वो तो, ठीक है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। लेकिन इधर क्या होगा, इधर देखो
अगर करंट बढ़ेगा तो इनवर्ड फील्ड बढ़ेगी, इनवर्ड फील्ड, ठीक है। इनवर्ड फील्ड को कम करने के लिए ये कॉइल क्या करेगा, आउटवर्ड फील्ड बनाएगा। आउटवर्ड फील्ड कैसे बनेगा, तो कर्व फिंगर्स की तरफ देखो कैसा बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, सही है। यहाँ पे देखो नीचे जाने वाला करंट डिक्रीज हो रहा है, कंडक्टर को पकड़ो राइट हैंड में, नीचे जाने वाला, सही है, और इधर के साइड है कॉइल। तो देखो करंट जब नीचे जाएगा तो कर्व फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो फिंगर्स इधर के साइड, अंदर के साइड जा रही है। तो यहाँ पे अंदर के साइड जाने वाली जो फील्ड है ना, वो हमको दिखानी पड़ेगी क्रॉस से, दिखा दिया। अभी करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो फाई भी डिक्रीज होगा, सही है। अभी फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स का चेंज क्या है कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। लेंज लॉ क्या बोलता, फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। अभी फ्लक्स का चेंज क्या है कि फ्लक्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो उसको अपोज कैसे करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करना पड़ेगा। इस कॉइल को क्या करना पड़ेगा, अभी फ्लक्स इधर डिक्रीज हो रहा है ना, तो फ्लक्स को अभी ये क्या करेगा, कॉइल का करंट फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। फ्लक्स को अभी इंक्रीज कैसे करेगा, तो फील्ड इंक्रीज करके। फील्ड इंक्रीज कैसे करेगा, तो यहाँ पे ढंग से देखो, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को वो बढ़ाएगा, कैसे, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो ये देखो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड जा रही है और एक कर्व फिंगर्स, ठीक है, कर्व फिंगर्स कैसे जाएंगी, क्लॉकवाइज। तो कैसा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज, ठीक है। 4 एग्जाम्पल हो गए हैं। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या है, करंट कांस्टेंट है, सही है, करंट कांस्टेंट है तो क्या होगा, पहले क्या था, हमारा कॉइल इधर है, ठीक है, बाद में इस कॉइल को हमने मूव करा, इधर आ गया। तो अगर करंट कांस्टेंट है तो पूरे सारे साइड फील्ड कांस्टेंट होगी क्या, तो नहीं, ठीक है। फील्ड हम आइडियली अगर बोला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है। हमको मालूम है B इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. D is the distance of the point from the conductor at which we are trying to find the magnetic field. जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना चाहते हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, कंडक्टर से। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड कम होती जाएगी। हर इसमें लॉजिक एप्लीकेबल है, मैग्नेटिक हो या इलेक्ट्रिक हो। तो देखो यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है, सही है, और फील्ड की डायरेक्शन देखो आप, अपवर्ड है, करंट अपवर्ड है, सही है। तो इधर अगर इधर रहता, देखो करंट अपवर्ड है, इधर रहता कॉइल तो अंदर के साइड, तो पूरा घुमाओ, इधर रहेगा तो ये आउटवर्ड होगा। तो आउटवर्ड फील्ड देखो यहाँ पे रेस्ट में है, इसको मूव कराएंगे हम, ठीक है। तो धीरे धीरे आउटवर्ड फील्ड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आउटवर्ड फील्ड जैसे जैसे इस कॉइल को हम मूव करेंगे वैसे वैसे आउटवर्ड फील्ड कम हो रहा है, वैसे वैसे आउटवर्ड फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है इस रिलेशन से। तो इस कॉइल के अंदर जो करंट बनेगा वो क्या ट्राई करेगा, इस फील्ड के कम होने को अपोज करेगा, मतलब फील्ड को बढ़ाएगा। तो आउटवर्ड फील्ड को बढ़ाएगा कैसे, तो इस तरह से आउटवर्ड फील्ड को बढ़ाएगा। करंट कैसा प्रोड्यूस करेगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, सही है, ACW पक्का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका करंट कांस्टेंट है और इसको हम ऊपर मूव करा रहे हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो वही है, अगर ये बाद में इधर आ गया तो डिस्टेंस वही रहेगा। मतलब क्या है, इस कंडक्टर से इस कॉइल का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, करंट भी नहीं चेंज हो रहा, करंट भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो ये जो इसका मूवमेंट है, चलो ये क्या है, आउटवर्ड ही है ना, ये जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये मूव कर रहा है ऊपर नीचे, कैसा ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव करने दो उसको, फिर भी उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दूर दूर डिक्रीज होती है, सही है, लेकिन वो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा, सही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, करंट भी चेंज नहीं। तो ये जिस भी पोर्शन में मूव हो रहा है, जितने भी रीजन में, उतने पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है।
मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, ठीक है, तो फ्लक्स कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं हो रहा फ्लक्स, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स इज द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट। अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा तो इस कॉइल में करंट फ्लो नहीं होगा, तो नो करंट। इधर कितना करंट फ्लो होगा, नो करंट। सही है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो, अभी इसको हमने मूव करा इस डायरेक्शन में, सही है, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर जाने वाली। जैसे ही इसको मूव करके हम यहाँ पे लेके आएंगे, देखो अभी ढंग से, एक क्रॉस, थोड़ा अंदर जाएगा, दो क्रॉस, थोड़ा अंदर जाएगा, थर्ड क्रॉस, धीरे धीरे अंदर की फील्ड बढ़ रही है। इसके अंदर से जाने वाली फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है। सही है, फील्ड का डायरेक्शन है ऐसा अंदर। तो ये कॉइल का जब तक पूरा कॉइल अंदर नहीं चले जाता, जब तक पूरा कॉइल अंदर नहीं चले जाता, तब तक क्या होगा, जो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने वाली फील्ड ये कॉइल क्या बनाएगा, करंट प्रोड्यूस करके बनाएगा। तो कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि इनवर्ड फील्ड को क्या कर सके, वो अपोज कर सके। क्योंकि धीरे धीरे उसके अंदर का जो इनवर्ड फ्लक्स है या फिर इनवर्ड फील्ड है वो बढ़ रही है, फील्ड बढ़ेंगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। इट इज़ द रीज़न टू प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, तो जिस फील्ड में है उसके चेंज को अपोज करेगी। फील्ड बढ़ रही है तो उसको अपोज करेंगे, फ्लक्स बढ़ रहा है उसको अपोज करेंगे, ठीक है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज बना के। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे, यहाँ से इधर और क्रॉस ड्रॉ कर देता हूँ मैं, मान लो ये कॉइल ने यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट किया, तो जब ये कॉइल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी ना तो करंट जीरो रहेगा, क्योंकि ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसके अंदर अभी जितना फ्लक्स है उतना ही फ्लक्स इतना भी रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कॉइल अंदर है। तो यहाँ का जो फ्लक्स है वही फ्लक्स यहाँ पे रहेगा, चेंज इन फ्लक्स जीरो रहेगा, फ्लक्स जीरो रहेगा, चेंज, फ्लक्स का चेंज जीरो रहेगा, तो नो करंट। ठीक है, यहाँ पे करंट होगा, यहाँ पे करंट होगा, लेकिन ये मोशन में कोई भी करंट नहीं होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं। डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे कि चलो डायरेक्शन ढूंढो कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट की। तो इसने एग्जाम्पल से आपको लेंज लॉ समझ में आ गया होगा। सही है, तो इससे आपको और समझता क्या है, मैं और बताऊंगा आपको कॉइल एंड मैग्नेट के बारे में। सही है, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, क्या है कि जब भी कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा, कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होगा, द करंट कौन सा, इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल सेट्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड बनाता है वो, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके अराउंड। लेकिन वो कैसी होगी, फर्स्ट अपोजेस मेन फील्ड इफ फील्ड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर मेन फील्ड, अगर हमारी फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रही है, मेन फील्ड, तो इसके अंदर ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा कि ये करंट क्या करेगा, इस इंक्रीजिंग फील्ड को अपोज करेगा। सही है, सेकंड इंक्रीजेस द डिक्रीजिंग फील्ड, इंक्रीजेस द डिक्रीजिंग फील्ड। ये वाला एग्जांपल भी देखा क्या हमने, तो जरूर देखा, इधर देखना। सही है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट नीचे की डायरेक्शन में था, करंट डिक्रीज हो रहा था, ये फिंगर्स ऐसी जा रही थी, तो यहाँ की फील्ड की डायरेक्शन थी अंदर, अंदर वाली फील्ड अभी क्या हो रही थी, डिक्रीज, तो अंदर वाला फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा था। तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि ये जो डिक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करो, इसका मतलब क्या, फ्लक्स को इंक्रीज करो। फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए हमको फील्ड, जो करंट है कॉइल के अंदर का, उसको कैसे फ्लो होना होगा, उसको ऐसे फ्लो होना होगा कि ये जो हमारी फील्ड डिक्रीज हो रही है ना, उसको वो बढ़ाएगा। तो उसको बढ़ाने के लिए हमको इनवर्ड फील्ड बढ़ानी है, तो वो कैसा करंट प्रोड्यूस कर रहा था, इनवर्ड। तो यहाँ पे देखो, सॉरी ये कौन सा था, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मैंने कौन सा डायरेक्शन बताया था, क्लॉकवाइज। तो ये जो कॉइल के अंदर करंट सेट होगा ना, वो करंट सेटअप होके ऐसे फील्ड बनाएगा कि वो फील्ड, अगर हमारी मेन फील्ड
इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या करेगा, अपोज कर देगा, मतलब उसको डिक्रीज कर देगा। और हमारी मेन फील्ड जब डिक्रीज होगी तो कॉइल के अंदर ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा कि वो करंट क्या ट्राई करेगा, डिक्रीजिंग मेन फील्ड को बढ़ाने का प्रयास करेगा। सही है। तो इस कॉइल और जो फील्ड का दिखाया हमने, उससे हमको क्या समझ में आता है, ये वाली बात। अगर हमारी मेन फील्ड डिक्रीज हो रही है तो कॉइल के अंदर का करंट उसको बढ़ाने का ट्राई करेगा, और अगर हमारी मेन फील्ड डिक्रीज हो रही है, सही है, मैंने अगर कुछ गलत बोला है तो मैं फिर से बताता हूँ, अगर मेन फील्ड हमारी बढ़ रही है तो कॉइल के अंदर का करंट उसको कम करेगा। सही है। और अगर हमारी मेन फील्ड कम हो रही है तो कॉइल के अंदर का करंट उसको बढ़ाने का काम करेगा। सही है। तो ये था हमारा कॉइल और फील्ड का रिलेशन, या फिर एग्जांपल्स बोल सकते हो। अभी हम देखते हैं कॉइल और मैग्नेट के एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए दोस्तों, लेंस लॉ के कुछ कॉइल और मैग्नेट के एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले हमको मालूम है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अगर किसी कॉइल के अंदर हम करंट फ्लो करा देते हैं तो करंट कैरिंग कॉइल जो है इट एक्ट्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब मान लो अगर एक कॉइल है, इसमें से मैंने अगर करंट फ्लो करा दिया तो ये कॉइल क्या एक्ट होने लग जाएगा, किसकी तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। मैग्नेटिक डाइपोल की तरह मतलब क्या, इसमें भी दो पोल आ जाएंगे, एक होगा नॉर्थ पोल और दूसरा होगा साउथ पोल। तो कॉइल का कौन सा फेस जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा और कौन सा फेस साउथ पोल होगा, ये भी हमने पढ़ा है, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। मान लो एक कॉइल, सही है, ये कॉइल है, आपके साइड से अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा, ये फेस जो है इधर से आप जब देखते हो तो इस फेस में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा होगा इस तरह से, तो ये जो फेस है उस फेस पे नॉर्थ पोल बनता है। तो ये नॉर्थ पोल हमने ऐसा दिखाया था, ऐसा, ऐसा और ऐसा। सही है। तो अगर आपके साइड से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा करंट, तो मेरे साइड से देखने के क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, क्लॉकवाइज। सही है। तो आपको जब आप उधर से देखोगे अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो आपके साइड पे कौन सा पोल प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ पोल। अगर मैं इधर के साइड से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, मुझे दिखेगा क्लॉकवाइज। तो मेरे साइड का जो फेस है उस पर अगर मुझे क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है तो उस क्लॉकवाइज साइड पे क्या प्रोड्यूस होगा, उस क्लॉकवाइज साइड पे प्रोड्यूस होगा आपका साउथ पोल। कैसे बताया था हमने, इस तरह से, ऐसा। सही है, इस तरह से साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाता है। ये पिछले चैप्टर में देखा है हमने, फिर भी ध्यान में रखो। सही है। चलिए देखना अभी क्या है, मेरे हाथ में एक कॉइल है और एक बार मैग्नेट है जिसको होता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल। यहाँ पे मेरी कॉइल है। सही है। ये कॉइल है ऐसी, ठीक है, और ये जो है ये मेरा मैग्नेट है, ये जो है ये साउथ पोल नॉर्थ पोल है। अगर मैं इस मैग्नेट को करीब लाऊंगा, सही है, तो जैसे ही इसके अंदर मैं करीब करीब लाते जाऊंगा इस बार मैग्नेट को, हमको मालूम है इसके पास क्या होती है, फील्ड लाइंस होती है। तो सोचो जैसे जैसे मैग्नेट करीब आएगा वैसे वैसे इस कॉइल के एरिया के थ्रू जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी इसके अंदर से जाने वाली, वैसे वैसे उसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, तो लेंस लॉ देखो। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि ये जो है जो फ्लक्स बढ़ रहा है उसको वो क्या करेगी, अपोज करेगी, कॉइल का करंट। सही है। तो कॉइल का करंट अपोज कैसे करेगा, तो नॉर्थ पोल आ रहा है तो कॉइल भी क्या बनाएगी, कॉइल भी नॉर्थ पोल बनाएंगी। क्यों, क्योंकि जो नॉर्थ पोल आ रहा है जिसकी वजह से फील्ड लाइंस बढ़ रही है, अभी उसको क्या करना है, कम करना है। तो फील्ड लाइंस को कम कैसे करेंगे, जो नॉर्थ पोल आ रहा है उसको वापस भेजो, उसको रिपेल करो। तो ये जो कॉइल है, कॉइल के ए वाली साइड पे क्या बन जाएगा, कॉइल की ए वाली साइड पे आपका बन जाएगा नॉर्थ पोल, ताकि ये क्या करे, उसको अपोज करे। तो कॉइल में कैसा करंट फ्लो होगा, कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। इस कॉइल में कैसा करंट फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आपके बुक में ऐसा एग्जांपल दिया है कि नॉर्थ पोल ऊपर से आ रहा है। नॉर्थ पोल अगर ऊपर से आ रहा है तो ये जो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस या फिर ऊपर वाला फेस, उस पर क्या प्रोड्यूस होगा, कौन सा करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा। आपकी बुक में डायग्राम ऐसी है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, नीचे कॉइल है। तो ऊपर से जब देखेंगे तो ऊपर से कैसा करंट प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। उसका उल्टा किसके लिए होगा, उसके उल्टा होगा साउथ पोल के लिए। सही है। अगर साउथ पोल आ रहा है
दूर से ऐसा, तो ये कॉइल भी क्या बना देगी, साउथ पोल। सही है। अगर नॉर्थ पोल अगर हमारा दूर जा रहा है, मान लो नॉर्थ पोल हमारा दूर जा रहा है तो धीरे धीरे लाइन ऐसी बाहर निकल रही है, ठीक है, नॉर्थ पोल के साथ साथ लाइन दूर जा रही है, तो अभी फ्लक्स आपका क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा। तो फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा। अभी फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, तो फ्लक्स का जो कम होना है उसको अपोज करेगा, मतलब फ्लक्स को बढ़ाने का ट्राई करेगा। तो नॉर्थ पोल जैसे ही हमारा दूर दूर जाएगा, ये कॉइल ऐसा करंट फ्लो करेगी कि इसके पास क्या प्रोड्यूस हो जाए, साउथ पोल, और वो वापस क्या कर सके, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर सके, वैसा उसका ट्राई होता है। तो जब नॉर्थ पोल हमारा दूर दूर जाएगा तो इसी फेस पे अभी क्या बन जाएगा, साउथ पोल, ताकि इस दूर जाने वाले नॉर्थ पोल को वो अट्रैक्ट कर सके। तो इस तरीके की डायरेक्शन आपकी मैग्नेट और कॉइल के एक्सपेरिमेंट में आपको दिखती है, या हमारे लेंस लॉ ने बताई है। सही है। तो ये है हमारा कॉइल एंड मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई भी पोल करीब आ रहा है उसको रिपल करो, अगर वही पोल दूर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करो, यही था। ठीक है, तो ये हमारा कॉइल एंड मैग्नेट वाला। अभी हम पढ़ते हैं कि जो हमारा लेंस लॉ है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सही है, वो कैसे वो देखते हैं। दोस्तों, हम लेंस लॉ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों एक है ऐसा प्रूव करें, उससे पहले आपके बुक में एक लाइन है बहुत अच्छी, वो बताती है कि एवरी इफेक्ट ऑफ इंडक्शन एक्ट्स इन अपोजिशन टू इट्स कॉज। ये सिर्फ आप लेंस लॉ में नहीं पढ़ रहे हो, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपने एक बात पढ़ी है, वो है डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। उसका ठीक से देखते हैं हम। देखो इसमें क्या हो रहा था, एक प्लस थी, इधर की प्लेट माइनस थी। ठीक है, हमने इधर क्या लगा दिया था, एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया था, अंदर जो था अंदर पूरा डाइइलेक्ट्रिक भर दिया था। याद होगा आपको कैपेसिटर पढ़ने से पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ा देते थे तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक विच इज एज गुड एज इंसुलेटर, उसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन उसके अंदर इंड्यूस कैसे होती है, तो इधर प्लस बनता है और इधर बनता है माइनस, अगर ध्यान से पढ़ा हो। ये जो है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन ऐसा है, तो इसके अंदर का जो इफेक्ट है, देखो कॉस कौन है, एक्सटर्नल फील्ड इज द कॉस, इफेक्ट कौन है, जो अंदर का इंड्यूस्ड फील्ड है, जो इंड्यूस्ड फील्ड है अंदर का, वो इफेक्ट है। ये इफेक्ट कैसे एक्ट हो रहा, देखो ये इफेक्ट जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है ऐसा, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इफेक्ट है किसका, इसका। ठीक है, दिस इफेक्ट एक्ट्स अपोजिट टू द कॉज। तो इसका लाइन का मतलब वही है कि एवरी इफेक्ट ऑफ इंडक्शन, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इंडक्शन को है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्ट्स इन अपोजिशन, अपोजिट एक्ट हो रही है किसके, इस कॉस कौन था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। और यहाँ पे लेंस लॉ भी क्या बोल रहा है, वही फ्लक्स चेंज करा रहे, फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो उस बढ़ने वाले फ्लक्स को भी क्या करेगा हमारा करंट, अपोज करेगा। फ्लक्स अगर कम होगा तो उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वैसे ही होता है, जो भी हमारा इफेक्ट ऑफ इंडक्शन होता है, इट एक्ट्स इन अपोजिशन टू इट्स कॉज, वो हर इंडक्शन में चलेगा, हर इंडक्शन में ये होता है। इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट फॉर इंडक्शन इफेक्ट्स। सही है, ये जो बात थी, ये जो सेंटेंस थी आपकी बुक में, वो बहुत अच्छा था, इसलिए आपको सोचा कि बता दूं क्या है उसका मतलब। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लेंस लॉ कैसे है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबको मालूम है, जो उसको ढंग से समझो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वो बोलता है कि अगर आपको कोई एक टाइप की एनर्जी चाहिए तो आपको कोई दूसरे टाइप की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सेल से, तो सेल के केमिकल एनर्जी को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, या फिर सेल का जो केमिकल एनर्जी है उसको यूज़ करो। ठीक है, उसको खर्च करो, तभी आपको उसका प्रोपोर्शनेट क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपको चाहिए